स्वागत आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में 105 प्रश्न आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित का पठन लेखन क्षमता का विकास प्रथम प्रश्न पत्र में और चौथे सेमेस्टर का क्लास चल रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि आपको जो भी नेक्स्ट क्लास है तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। टेलीग्राम से जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 106 क्या है? हिंदी में स्वर होते हैं 10, 11, 9, 14। तो हिंदी में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी में आपके 11 स्वर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 107। मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं काकल, कंठ, दंत, उपर्युक्त सभी। तो 107 का उत्तर बताएंगे। मनुष्य के उच्चारण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो काकल भी होता है, कंठ भी होता है और दांत से भी उच्चारण होता है। आपने पढ़ा होगा कंठ, तालव्य, मूर्धा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्वनि विज्ञान। ठीक है। तो ध्वनि विज्ञान में क्या करेंगे? जब ध्वनि है तो मानव के मुख से निकली ध्वनि का ही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 109। ओष्ठ के आकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर और व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब आप उच्चारण करते हैं स्वर तो जो आपकी ओष्ठ की आकृति है उसमें चेंज होता है। 109 का उत्तर बताइए। तो एक होता है वृत्ताकार स्वर और दूसरा होता है अवृत्ताकार स्वर। तो और व दोनों हो जाएगा, यानी कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के, वृत्ताकार और वृत्ताकार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 110। 110 क्या है? व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 111 देखिए। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं स्वर तंत्र में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयव द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा उत्तर आपका। जब आप ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो जो बोलने में प्रयत्न होता है, एफर्ट्स लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्वर तंत्र में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयव द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 112। 112 क्या है? 112 है निम्नलिखित में दंत व्यंजन है न, क, च, अंग। तो 112 देखिए, 112 का उत्तर क्या हो जाएगा? दंत आपका 9 है। अकु विसर्जनिया नाम कंठाय, तो क क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 113। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक होता है, ऐसे होता है विस्मयादि बोधक का चिन्ह, ये वाला चिन्ह है आपका। हर्ष, आश्चर्य, शोक, उत्साह में वो विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 114 का देखिए। ढ वर्ग किस वर्ग में आता है? क वर्ग में, ट वर्ग में, च वर्ग में, इनमें से कोई नहीं। देखिए क वर्ग में क्या आएगा? क, ख, ग, घ। ठीक है। और देखिए इसमें त वर्ग का ट, ठ, ड, ढ। तो इसमें ट वर्ग में आएगा। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। 114 का ब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 115। 13 संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 13 क्या है? विषम संख्या है। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 116। अवरोही क्रम है। ठीक है। अवरोही क्रम है। क्या है अवरोही क्रम? अवरोही क्रम मतलब जो सबसे बड़ा। तो देखिए सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 9 है, फिर उससे छोटा 7 है, फिर उससे छोटा 5 है, फिर उससे छोटा 2 है। लेकिन इसमें क्या है? देखिए 2 छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये तो आरोही क्रम में हो जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर ब है आरोही क्रम में है। लेकिन जो अवरोही क्रम में क्या होता है? अवरोही मतलब उतरता हुआ, यानी कि 9, 10, 8, यानी कि 10, 9, 8, 7, यानी कि ऐसे घटते क्रम में। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। प्रश्न नंबर 117। भाग की संक्रियाएं होती हैं
भाग की संक्रियाएं होती हैं भाज्य, भाजक, भागफल, उपर्युक्त सभी। तो भाग में क्या होती है? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल भी होता है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न 118 भाषा शिक्षण के पक्ष हैं पठन है, लेखन है, व्याकरण है, उपर्युक्त सभी। तो भाषा जब आप पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते भी हैं बच्चों को क्लास में खड़े करके, लेखन सुलेख भी होता है लिखने का, अभ्यास भी होता है और व्याकरण भी होता है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भाषा शिक्षण के पक्ष क्या आ जाएंगे? पठन भी होता है, लेखन भी होता है, व्याकरण भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न 119 हो जाएगा भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव, उपर्युक्त सभी। तो भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है 119 का उत्तर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। तो लिपि संबंधी अज्ञानता होता है, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान होता है और सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव होता है। प्रश्न नंबर 120 है 99 में दहाई है 8, 9, 10, 11। 120 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 99 में दहाई क्या है? देखिए 9 क्या है? ये इकाई है और ये दूसरा 9 क्या है? दहाई है, तो दहाई 9 है, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 देखिए पठन के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। तो पठन के कितने प्रकार होते हैं? 121 का उत्तर हो जाएगा 4। तो पठन के 4 प्रकार होते हैं। गहन पठन, विस्तृत पठन, ठीक है, ऐसे है, पठन के 4 प्रकार हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 122 देखिए लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी है? 122 का उत्तर हो जाएगा आपका 4। तो लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या 4 है। नेक्स्ट प्रश्न है 123। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 124। 124 क्या है? लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है सुंदरता, वचनीयता, क्रमबद्धता, लेखनीयता। तो लिख करके आप अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? 124 का उत्तर यही बताना है। तो जब आप लिखते हैं तो लिखने का क्या होना चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सीक्वेंस में होना चाहिए लिखने का। लिख करके आप किसी भी चीज़ के अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, सुंदर तो होना ही चाहिए, ठीक है, वचनीय भी होना चाहिए, मतलब उसको वचनीयता तो इसे बोलने में आ जाएगा, इसको हटा दीजिए। सुंदर होना चाहिए लिखन, ये कोई जरूरी नहीं कि सुंदर ही लिखें, बहुत लोग खराब ही लिखते हैं, तो ये भी हटा सकते हैं। लेखनीयता ये तो आएगा ही नहीं, ये क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो 124 का उत्तर क्या हो जाएगा? क्रमबद्धता। क्रमबद्ध तरीके से आप भाषा को लिखेंगे। 125 भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं? 2, 3, 4, 5। तो भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं? 125 का 3। तो भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं? 3 इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 126 वर्ण के भेद हैं 2, 3, 4, 6। तो वर्ण के कितने भेद हैं? 126 का उत्तर बताइए। तो वर्ण के 2 भेद हैं। 127 मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 6, 5, 9, 3। तो मात्राओं के आधार पर बताएंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, बताइए 127 का उत्तर। 127 का उत्तर हो जाएगा 3। तो 3 प्रकार के मात्राओं के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 3 प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न 128 देखिए ध्वनि क्या है? ध्वन्यात्मक भाषा है, शिक्षा अर्जन करने का माध्यम है और वह दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि क्या है? फोनिक्स क्या है? ध्वनि को क्या कहते हैं? फोनिम कहते हैं, FONYME। ठीक है, सीटेट में पूछता है ये क्वेश्चन 128। तो ध्वनि क्या है? तो ध्वन्यात्मक भाषा है ध्वनि और शिक्षा अर्जन करने का माध्यम है। आप शिक्षा कैसे अर्जन करेंगे? सुन करके ही करते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षा अर्जन करने का माध्यम है, तो और वो दोनों हो जाएगा। ध्वनि के मूल तत्व हैं 129। ध्वनि के मूल तत्व हैं सार्थकता, स्पष्टता, शुद्धता, उपरोक्त सभी। तो ध्वनि के मूल तत्व क्या जाएंगे? उपरोक्त सभी। यानी कि आप जो फोनिक्स है, जो आप जो हिंदी में ध्वनि है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है? ध्वनि के बाद आपका वर्ण आ जाएगा, अक्षर, शब्द, ठीक है। 129। तो ध्वनि के मूल तत्व क्या हो जाएंगे?
उपरयुक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि ध्वनि के सार्थक भी होने चाहिए, स्पष्ट भी होनी चाहिए ध्वनि। ऐसा नहीं बोला तो लड़खड़ाते हुए हकलाते हुए बोल रहे हैं या बैबलिंग कर रहे हैं। शुद्धता होनी चाहिए, ध्वनि क्या होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा, इस एक्यूरेट होना चाहिए ध्वनि, ठीक है, बोलने में स्पष्ट होना चाहिए। 130 देखिए, ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं उत्पादन, संवहन, ग्रहण, उपरोक्त सभी। तो ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं, 130 का उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें क्या है, उत्पादन भी ध्वनि का होना चाहिए, संवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह बिना माध्यम का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ग्रहण यानी कि ध्वनि को ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 131, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकलनी श्वास का, मानव के मुख से निःसृत ध्वनि का, मानव के मुख से निकले चीख का। इनमें से कोई नहीं, तो चीख तो आएगा नहीं, श्वास आएगा ही नहीं। तो मानव के मुख से निकली निःसृत ध्वनि का, तो मानव के मुख से निकली जो निःसृत ध्वनि होती है उसमें ध्वनि विज्ञान का अध्ययन करते हैं ध्वनि विज्ञान में। 132, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। भी पहले ही प्रश्न ये पढ़ा है, काकल्य भी होता है, कंठ भी होता है, दंत भी होता है। 133 का उत्तर देखिए, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है जिह्वा के आधार पर, ह्रस्व दीर्घ के आधार पर, अब दोनों के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में ध्वनियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, 133 का उत्तर हो जाएगा देखिए, जिह्वा के आधार पर भी क्या करते हैं, ध्वनि का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। जैसे कंठ, तालु, ठीक है, मूर्धा। ह्रस्व दीर्घ स्वर मतलब एक मात्रा का समय लगता है तो ह्रस्व, और दो मात्रा का समय लगता है तो दीर्घ। तो ये क्या आ जाए, कहीं न कहीं हिंदी में ध्वनि का ये वर्गीकरण इसी के माध्यम से होता है, तो और ब दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134, ह्रस्व में स्वर होते हैं जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, तो ह्रस्व स्वर क्या जाएगा, अ हो जाएगा, फिर छोटा ई, फिर ऊ हो जाएगा, फिर री हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, ठीक है। तो 134 का उत्तर क्या हो जाएगा, 134 का उत्तर हो जाएगा 4। तो ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। स्वर पूछा, सॉरी, अ होता है, ई होता है, ऊ होता है और री होता है। ये क्या जाएगा, अ ई ऊ री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 135 है। 135 देखिए, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर और व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ओष्ठ के आकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर भी होते हैं और अवृत्ताकार स्वर भी होते हैं, तो और व दोनों हो जाएगा। ओष्ठ के आकृति के आधार पर स्वर। 136, उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं अनुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर और व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर क्या होते हैं, और व दोनों, यानी कि अनुनासिक स्वर भी होते हैं और निर्नुनासिक स्वर भी होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं। 136 का उत्तर 100 हो जाएगा। अनुनासिक में क्या जाएगा, अंग आ जाएगा, अह हो जाएगा, तो अंग हो गया, अह हो गया, ठीक है, फिर म हो गया, फिर न हो गया, ये सब क्या है, अनुनासिक है। और निर्नुनासिक मतलब जो इसके कैटेगरी में नहीं आता है। 137 देखिए, किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, क, ख, अ, द। तो बताइए, स्वर क्या होते हैं, स्वर को बोलने में किसी चीज़ का सहायता नहीं लेना पड़ता, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए आपको स्वर की सहायता लेना पड़ता है। तो अ क्या है, स्वर है, तो हम यही कर देंगे ट्रिक कि व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है अ, यानी कि किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, तो अ के बिना। और अ क्या है, स्वर है, बिना स्वर की सहायता से आप व्यंजन नहीं बोल सकते। क बोलिए, देखिए क में आधा क और अ मिला हुआ है, ख बोलेंगे तो आधा ख और अ मिला हुआ है। तो देखिए आ रहा है अ हर चीज में, हर व्यंजन में, इसीलिए। प्रश्न नंबर 138, 10 दहाई के योग को कहते हैं। देखिए 10 दहाई, 10 दहाई, तो सैकड़ा, हजार, 10,000, इनमें से कोई नहीं। 138 का उत्तर बताएंगे, ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए 10 हो गया, ठीक है, 10 और दहाई यहाँ पे देखिए, तो 10 दहा में क्या हो जाएगा, 100। तो 10 दहाई क्या कहेंगे, सैकड़ा कहेंगे। 138 का उत्तर क्या हो जाएगा, सैकड़ा। तो 10 दहाई मतलब सैकड़ा।
प्रश्न नंबर 139, कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं छात्रों में कल्पना तथा तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में भावनात्मक व चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, छात्रों के चरित्र निर्माण में सहयोग करना, उपरोक्त सभी। तो कविता क्यों बच्चों को पढ़ाते हैं? ताकि छात्रों में क्या हो, कल्पना शक्ति का विस्तार हो और उनमें सोचने समझने तर्क शक्ति का विकास हो, और छात्रों के भावनात्मक और चारित्रिक भावनाओं का विकास हो, और छात्रों के चरित्र निर्माण में सहयोग करे। तो कविता शिक्षण के ये सभी उद्देश्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 140 क्या है? नाटक शिक्षण के उद्देश्य, यानी कि बच्चों को नाटक के माध्यम से क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि छात्रों में सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकसित करना। एकदम सही बात है। छात्रों में शब्द, जब नाटक रहेंगे तो उस नाटक में कुछ ऐसे चुनिंदा शब्द होते हैं जिन्हें सुन करके हमें हर्ष, शोक, घृणा इसकी भावना की अनुभूति होती है। तो छात्रों में शब्द सुक्ति भंडार के ज्ञान को विकसित करना, बालकों का स्वस्थ मनोरंजन करना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि नाटक शिक्षण से ये सभी आपके उद्देश्य होते हैं। प्रश्न नंबर 141 देखिए, ख वर्ग कौन से वर्ग में आता है? तो क वर्ग में आता है। क, ख, ग, घ। तो क वर्ग में क्या आता है? ख आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 142, अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं? 25, 26, 27, 28। तो अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं बताइए? 142। तो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं अंग्रेजी में। कितने वर्ण मतलब अल्फ़ाबेट? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। प्रश्न नंबर 143, तो अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2, 5। तो सार्थक और निरर्थक होते हैं। 143 का उत्तर हो जाएगा 4। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 144, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 144 का उत्तर बताएंगे। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द, निरर्थक, निजवाचक, ठीक है, संबंधवाचक, ऐसे निषेधवाचक। प्रश्न नंबर 145, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 6, 4, 2, 3। तो प्रयत्न कितने प्रकार का होता है बताएंगे। 145 का उत्तर क्या हो जाएगा? 2 प्रकार के। प्रयत्न 2 प्रकार के, यानी कि बोलने में जो प्रयत्न होता है उसे 2 प्रकार के कहते हैं। एक होता है शायद अभ्यंतर और एक बाह्य, एक आंतरिक प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 146 देखिए, य और अलावा व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनमें से सभी। तो य और अलावा कौन सा व्यंजन है? 146 का उत्तर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, यानी कि इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य और अलावा को याद रखेंगे, अंतस्थ व्यंजन। 147, 147वां प्रश्न देखिए, वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला, शब्द, वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? 147। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये तो आप क्लास 1 से ही पढ़ रहे हैं, 2 से ही पढ़ रहे हैं। 148, पाठशाला शब्द है योग रूढ़, यौगिक, रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो पाठशाला देखिए, पाठ प्लस शाला। पाठ का भी क्या है? अपने आप में कुछ अर्थ रखता है। शाला भी अपने आप में एक अर्थ रखता है। 148 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, पाठ और शाला 2 चीज़ों से मिलकर के बना है, इसको यौगिक शब्द कहेंगे। रूढ़ शब्द कब कहेंगे? जैसे माता, ठीक है, तो इसमें माँ और ता दोनों को तोड़ने तो कोई अर्थ नहीं निकला, इसको रूढ़ शब्द कहेंगे। प्रश्न नंबर 149, रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 1। 149 का उत्तर बताएंगे। 149 का उत्तर हो जाएगा 3। तो रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 150, वाक्य के भाग हैं उद्देश्य। तो कोई भी सेंटेंस है उसके कितने भाग हो जाएंगे? तो कोई भी सेंटेंस होता है, एक क्या होता है? एक उद्देश्य होता है, ठीक है, और एक विधेय होता है। तो दोनों होते हैं, तो यानी क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा दोनों। तो वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय।
जैसे कि राम घर जाता है, मान लीजिए राम घर जाता है, तो जो राम है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। और घर जाना क्या है, उद्देश्य है। राम क्या है, उद्देश्य, सॉरी, राम क्या है, विधेय है, और उद्देश्य क्या है, घर जाना उद्देश्य है। राम का घर जाना उद्देश्य है। 151 अ ई उ री स्वर हैं, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, इनमें से कोई नहीं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, और अ ई उ री में एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसको बोलने में एक मात्रा देखिए अ, ठीक है, ई उ री, ठीक है, बहुत कम मात्रा, एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए ह्रस्व स्वर कहते हैं इसको। सिंपली ये जानेंगे। 152 देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से, फारसी लिपि से, खरोष्ठी, इनमें से कोई नहीं। तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 152 का उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। तो देवनागरी लिपि जो आप ये प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं, वर्णमाला क ख ग घ, ये सब देवनागरी लिपि है, तो इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 153 निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है, ध्वनि लोप, ध्वनि विकृति, सुलेख विहीनता, ध्वनि विपर्यय। तो निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है। तो जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे हकला के बोलते हैं या वर्णों को गलत तरीके से बोलते हैं, क्योंकि उनको भाषा का ज्ञान नहीं है, कौन से चीज़ का कहाँ पे आप उच्चारण करेंगे, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, ठीक है, ये भी हो गया। और 153 का उत्तर क्या जाएगा, देखिए ध्वनि लोप नहीं कर पाते हैं बालक, इसीलिए क्या होंगे, अशुद्ध उच्चारण करेंगे। ये भी क्या है, अशुद्ध उच्चारण का कारण है, तो ये होगा नहीं। ध्वनि विकृत यानी कि बोलने में कठिनाई होती है, ध्वनि विपर्यय, ये भी हो जाएगा। ये क्या जाएगा, अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं, ये तो सब कारण हो जाएंगे, ध्वनि लोप, ध्वनि विकृति, ध्वनि विपर्यय। लेकिन और अशुद्ध उच्चारण का कारण सुलेख विहीनता। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा अच्छे तरीके से नहीं बोल पा रहा है वो सुंदर न लिखता हो, ठीक है, वो सुलेख लिखता होगा, लिख सकता है। तो यही नहीं हो जाएगा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं, ये तो सुलेख है, क्या है, ये तो लेखन से संबंधित है। सुलेख विहीनता क्या है, लेखन से संबंधित है। लेकिन अशुद्ध उच्चारण क्या जाएगा, ध्वनि विकृति से अशुद्ध उच्चारण बच्चे करते हैं, ध्वनि विपर्यय से करते हैं, ध्वनि लोप से करते हैं। 154 विराम चिन्ह अल्प विराम को क्या कहते हैं, तो देखिए इसको अल्प विराम कहते हैं, जब ऐसे रहेगा जिसको कॉमा कहते हैं या अल्प विराम। 155 आश्चर्य, हर्ष, शोक तथा उत्साह में प्रयोग होता है तो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 100 आपके सामने है। प्रश्न 156 कोष्ठक चिन्ह है। देखिए ये क्या है, ये बड़ा कोष्ठक है, ये मझला कोष्ठक या करली ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। कोष्ठक चिन्ह उपरोक्त सभी। इतिश्री के लिए प्रयोग होता है, इतिश्री के लिए प्रयोग होता है। देखिए ये तो पूर्ण विराम हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक, ये निर्देशक चिन्ह हो जाएगा, ये 00 लाघव चिन्हित होगा नहीं। 157 तो इससे देखिए इतिश्री में क्या होता है, ठीक है, इसको विवरण देने के लिए किसी चीज़ को, जैसे कुछ होता है विवरण देने के लिए, तो इसको इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं या ऐसे, ठीक है, इतिश्री में। प्रश्न नंबर 158 प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है, ये इसको हंस पद कहते हैं। जब छूटा हुआ चीज़ रहता है तो वहाँ पे ये हंस पद लगाते हैं, जैसे ऐसे लगा देते हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100। प्रश्न नंबर 159 देखिए निर्देशक चिन्ह डैश क्या है, तो निर्देशक चिन्ह डैश क्या है, देखिए ये ऑप्शन नंबर 100 में देखिए डैश, डैश बड़ा होगा और योजक चिन्ह छोटा होगा, ये अंतर है। योजक चिन्ह ऐसे छोटे में होगा, ठीक, और डैश क्या होगा, बड़ा होता है, ये अंतर होता है। अनुनासिक चिन्ह है, देखिए अनुनासिक चिन्ह क्या, देखिए चंद्र बिंदी है, ये अनुनासिक है, ये तो विसर्ग है। 160 इसी में कन्फ्यूजन हो सकता है आपका, तो 160 तो जो चंद्र बिंदी है अनुनासिक है, और जो ये विसर्ग है ये क्या है, अनुस्वार है। विसर्ग क्या होता है, अनुस्वार होता है। ये बराबर का चिन्ह है तो इसे लेना देना नहीं है। 161 ढ वर्ण किस वर्ग में आता है, क वर्ग में, ट वर्ग में, च वर्ग में, इनमें से कोई नहीं। तो क वर्ग में क ख ग घ, और ट में ट ठ ड, तो ड किस में आता है, ट वर्ग में, ऑप्शन नंबर ब। 162 देखिए
162 क्या है? स्वरों की सहायता के बिना जिन वर्णों का उच्चारण नहीं हो पाता वे कहलाते हैं। थोड़ा सा हम चाय पी लेते हैं, एक सेकेंड, खांसी आ रही है। स्वरों की सहायता के बिना जिन वर्णों का उच्चारण नहीं हो पाता वे कहलाते हैं। स्वर, संयुक्ताक्षर, व्यंजन, मात्राएं बताएंगे। तो स्वरों की सहायता के बिना हम व्यंजन को बोल नहीं पाते हैं, तो इसको व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 163 देखिए, आधा क और आधा मूर्धन्य स, इसको क्या कहेंगे? मूर्धन्य स, इसको देहाती भाषा में कहते हैं पेटफारुआ स, के योग से निर्मित व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ, स्र, झ। तो 163 का उत्तर बताएंगे। 163 क्या जाएगा? क्षत्रिय वाला जो छ है इसमें क्या होता है? आधा क और आधा पेटफारुआ स या मूर्धन्य स के योग से निर्मित होता है। नेक्स्ट प्रश्न 164 देखिए, अंग, इय, अड़, न, म वर्ण हैं, अनुनासिक है, निर्नुनासिक है, अनुस्वार है, विसर्ग। संस्कृत में आपने माहेश्वर सूत्र पढ़ा है, उसमें ये आता है अंगमणनम, 7वां माहेश्वर सूत्र है ये। एक सेकेंड, थोड़ा चाय पी लेते हैं एक बार और। तो अंगमणनम क्या है आपका? अनुनासिक, सॉरी अनुस्वार है, तो अनुस्वार है, ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा। 165, अनुस्वार को किस लिपि चिन्ह से व्यक्त करते हैं? तो देखिए अनुस्वार हो जाएगा, देखिए ये भी होता है अनुस्वार कि अनुनासिक, ये तो अनुनासिक हो गया। ये जो बिंदी है ये क्या हो जाएगा? अनुस्वार। जहाँ पे बिंदी रहेगा अनुस्वार और जहाँ पे चंद्र बिंदी रहेगा अनुनासिक हो जाएगा। तो 165 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक सेकेंड, 166 देखिए आपका ये प्रथम प्रश्न पत्र में चौथे सेमेस्टर का बहुविकल्पी खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग अति लघुत्तरी शुरू करेंगे और लघुत्तरी। आपको जो भी डाउट होगा टेलीग्राम से जुड़ के PDF डाउनलोड कर लेंगे और पूछ सकते हैं। जो भी डिलीट करते हैं उन्हें चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 166, 10 तक के अंकों में सबसे बड़ी इकाई है। तो 10 तक के अंकों में सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो 9 क्या है? 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 क्या हो गया? तो दहाई में आ गया। 1 क्या है? सबसे छोटा इकाई है, और 9 क्या है? सबसे बड़ा इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 167, गणित की मूल संक्रियाएं हैं जोड़, घटाना, भाग, गुणा, और दोनों, केवल जोड़ना। तो 167 का उत्तर क्या हो जाएगा? और ब दोनों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गणित में जो ऑपरेशंस होती हैं ये जोड़ घटाना भी होता है, भाग और गुणा भी होता है, केवल जोड़ना नहीं होता है। 168 देखिए, जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं, इजी क्वेश्चन। 169, गुणा में संक्रियाएं होती हैं गुणीय, गुणक, गुणनफल, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। तो गुणा में क्या होता है? गुणीय भी होता है, गुणक भी होता है और गुणनफल भी होता है। 170 देखिए, एक सैकड़ा बराबर होता है, एक सैकड़ा, ठीक है, एक सैकड़ा माने 100। तो बताइए 170 का उत्तर बताएंगे क्या होगा? तो एक सैकड़ा क्या होता है? 10 दहाई के बराबर होता है। कैसे? 100 है तो 10 गुणे 10, 10 दहा में 100, तो 10 और ये क्या हो गया? दहाई। तो एक सैकड़ा बराबर किसके होता है? 10 दहाई के। प्रश्न नंबर 171 देखिए, 134 में इकाई का अंक कौन सा है? तो 134 में इकाई का अंक 4 है, तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 172 देखिए, 10 इकाई के योग को कहते हैं। तो 10 इकाई, 172 का उत्तर बताएंगे। तो 10 इकाई के योग को क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, डायरेक्ट दहाई नहीं पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है? 10 इकाई। तो जब 10 इकाई का क्या जाएगा? तो 10 इकाई का मतलब क्या जाएगा? इकाई और दहाई, इसको दहाई कह देंगे। देखिए इकाई मतलब 1 हो जाएगा, यानी कि 10 गुणे 1, इकाई 1 हो गया तो 10 से कम 10, इसीलिए 10 इकाई के योग को क्या कहेंगे? देखिए 10 इकाई, देखिए 1 जोड़िए, 1 को 10 बार जोड़िए, 2, 3 ऐसे करके 1 को जब 10 बार जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो वही कहा है 10
इकाई, यानी कि 10 बार इकाई को जोड़िए। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? तो दहाई कहेंगे। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। अब देखिए, इसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको 4th सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स गेन करना है तो चैनल से जुड़ के टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट है टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन करके वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।